एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सहायक शिक्षण सामग्री किसके लिए प्रयोग करते हैं? जैसे क्या होती है, जैसे एक टीचर के द्वारा चार्ट का प्रयोग किया गया, या टीचर के द्वारा ग्लोब लेकर के आए, है ना, या फिर टीचर मानचित्र क्लास के अंदर साथ में लेकर के आए, इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं। अब जब सहायक शिक्षण सामग्री लेकर के क्लास के अंदर अध्यापक आते हैं, आप भी क्या हो, भावी अध्यापक हो, अब आप लेकर के जाते हो, उससे क्या होता है, शिक्षण रुचिकर बन जाता है। बच्चे उसको बहुत आसान जल्दी से देखने लग जाते हैं। अब दृश्य अनुभव प्रदान करने हैं तो ऐसा नहीं होता, शिक्षण को प्रभावी बनाने हैं तो अध्यापक को कार्यभार कम करने हैं, तो इन दोनों में से उत्तर रहता है। अब इन दोनों में से ज्यादातर उत्तर ये होता है कि इसमें से शिक्षण कैसा हो जाता है, शिक्षण रुचिकर हो जाता है। बच्चे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें दिखाई जाती है। जैसे मैं पढ़ाते समय अगर आपको कोई वस्तु दिखाऊंगा, तो माना कि उसमें पहला स्टेप क्या होता है, शिक्षण कैसा होता है, रुचिकर होता है। फिर उसको दूसरे नंबर पे लेते हैं कि उसमें हम शिक्षण को कैसा बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो इसका उत्तर आपको सबको यही देना है कि शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु 1 नंबर इसका उत्तर सही होगा। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है, ऐसा सवाल जब कभी पूछा जाता है, आज के वीडियो में क्लियर कर दो, आगे मैं ऐसे सवाल लेकर के नहीं आऊंगा। यदि कोई छात्र अनुशासन भंग करता है, कोई भी छात्र क्लास में देरी से आता है, कोई भी क्लास के अंदर बच्चा क्लास के अंदर नींद ले रहा है, क्लास के अंदर चोरी करता है, क्लास से भाग जाता है, क्लास के अंदर शरारत करता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है। इसके अलावा मैं आगे बात नहीं करूंगा। इन सब का उत्तर एक है, कारण को जानना। कारण का मतलब, जानने का मतलब होता है निदान। ध्यान रखना, क्या होता है? निदान। निदान का मतलब होता है, निदान का मतलब क्लिनिक। क्लिनिक में भेजो, उसको टेस्ट करवाओ। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। निदान करने के बाद बच्चे को फिर उसका उपचार करना, उपचार को बोलते हैं हम ट्रीटमेंट करना। उसका क्या करना है? ट्रीटमेंट करना। ऐसी स्थिति के अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? दूसरों के साथ इसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं दीपक ने क्या उत्तर दिया, 4 नंबर दिया है। जेठाराम ने कहा है कि बीएसटीसी कितने फॉर्म भरे गए, अच्छा ये पूछ रहे हैं। उमेश सिंह ने कहा है कि हाँ जी सर, शेरगढ़ से प्रणाम। 4 नंबर उत्तर ज्यादा विद्यार्थी दे रहे हैं, तो मैं भी देख लेता हूं कैसे 4 नंबर। इसके पीछे के कारण को, बिल्कुल सही कहा, जानने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। कारणों को जानना क्या है, सब समझ गए होंगे। कारणों को जानना क्या है? निदान है। कारण जानने के बाद समस्या का समाधान करना क्या है? उपचार है। समस्या का समाधान करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उपचार बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर देखिए, स्तर कितने होते हैं? प्राथमिक स्तर किसको कहते हैं? प्राथमिक स्तर उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें क्लास 1 से 5 तक, जिसमें सिर्फ बीएसटीसी है ना, प्री डीएलएड जो विद्यार्थी करते हैं वो इसी स्कूल में लगते हैं। तो आप कहोगे सर हमारे तो गांव में एक ने बीएसटीसी की लेवल फर्स्ट में, और वो तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लग गए हैं, तो लग सकते हैं, वहां पर भी तो क्लास 1 से 12 तक है ना, तो 1 से 5 तक के लिए उनको भी भेजा जाएगा ना पढ़ाने के लिए, तो वो भी लग सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी? व्याख्यान विधि कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए छोटी क्लासों के अंदर, नहीं, व्याख्यान विधि नहीं होती है। खेल विधि, परियोजना विधि या प्रदर्शन। परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में प्यारे विद्यार्थियों, है ना, किलपैट्रिक ने कहा था प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक भी कार्य होता है। प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं छोटे बच्चे कर पाए, ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा होता है कौन सी विधि? खेल विधि। अब खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे बताओ? खेल विधि किसने दी थी? खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? इसका नाम कौन बताएंगे? सर जी नमस्कार, अभी नमस्कार चल रहा है। गुरुजी प्रणाम। सर रोज आना है? हाँ बिल्कुल रोज आएंगे, क्लास लेकर के आएंगे, आपके साथ में लगातार क्लास के रूप में जुड़े रहेंगे। संकल्प में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया तब हमने क्या कहा था? हम कंटेंट के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, क्वालिटी कंटेंट हमेशा अच्छा देंगे तो ही क्लास लेंगे। ऐसे टाइम पास करने के लिए हम क्लास में नहीं आएंगे, है ना, चुटकुले सुनाने के लिए हो हल्ला मचाना हमारा काम नहीं है। हम पढ़ाने वाले हैं ना। देख लो कई लोगों के उत्तर आ रहे हैं, खेल विधि देने वाले हेनरी कोलवेन कुक, है ना, ऐसा दे रहे हैं। कई लोग उत्तर देंगे सर फ्रोबेल।
एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कहाँ पड़ेगी? Oh, in the district. कई लोग उत्तर आ रहे, देख लो, फ्रॉबेल, फ्रॉबेल, फॉलबे उत्तर आ रहे ना, फ्रॉबेल। लेकिन हेनरी कोलमेन कुक जिसने भी दिया उन सबको पता है कि एक मेथड आता है किंडरगार्टन विधि, जिसमें हम LKG UKG भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? LKG। जॉन डीवी भी कई लिख रहे हैं। जॉन डीवी लिखने वाले विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि जॉन डीवी का मतलब कैसे, जो करके सीखने का जो मेथड दिया था वो किसने दिया था? जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। तो खेल विधि का जो समर्थन किया था वो कौन थे? फ्रोबेल थे। कौन? फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए, अच्छा सवाल है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? शैक्षिक योग्यता, दृढ़ अनुशासन उसके अंदर होना चाहिए, शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए, मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए, समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। बताओ उसके अंदर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। एक अच्छा प्रभावी अध्यापक, देखो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को अपना शिक्षण प्रदान करना चाहिए। किस रूप में देना चाहिए? प्रभावी रूप में, जिससे उनके जो शिष्य हैं वे उनके शिक्षण से क्या हो? प्रभावित हो, और प्रभावित होकर के इंतजार करें कि हमारी क्लास कब होगी। जैसे मैं देख रहा था, हम लोग मैसेज डाल रहे थे कि हमारे साथ में SDM साहब जुड़े हैं और अपनों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपको लिखना चाहिए था SDM सर वेलकम हमारे संस्थान में। आप लिख रहे हो शिक्षण अभिरुचि की क्लास कब होगी, बस इसके नीचे कमेंट सारे आप लोग यही डालते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षण अभिक्षमता होनी चाहिए और संप्रेषण कौशल होना चाहिए, उसके अंदर शैक्षिक योग्यता होनी, दृढ़ अनुशासन होना चाहिए। तो सबसे अधिक विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं बी, और मुझे लगता है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं कि एक शिक्षण अभिक्षमता और साथ साथ में संप्रेषण कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता क्या है? एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता है ना, जिसके अंदर योग्यता भी कह सकते हैं उसके अंदर होनी चाहिए, कैपेसिटी पढ़ाने की, ज्ञान संग्रहण की और ज्ञान देने की। दूसरा होता है कौशल, यानी उसके अंदर अच्छी सी क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर अच्छी स्किल होनी चाहिए, तो इसे संप्रेषण कौशल भी कहते हैं। अगला सवाल, शिक्षण की प्रकृति कैसी है? यस, शिक्षण की प्रकृति कैसी है? ऑफलाइन विद्यार्थी भी हमारे जुड़े हैं जो आपके साथ में क्लास को देख रहे हैं। हाँ, सभी विद्यार्थियों के उत्तर क्या आ रहे हैं? कई लिखेंगे विज्ञान है, कई कहेंगे विज्ञान कौशल है, क्या है बताओ? जल्दी से उत्तर दीजिए फटाफट। सभी के उत्तर आ रहे हैं, धनाधन उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए विज्ञान है, कला और कौशल है, कला और विज्ञान है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि शिक्षण जो है वो कला भी है, क्योंकि शिक्षण में अभिक्षमता है, शिक्षण में कौशल है, शिक्षण के अंदर प्रयोग भी होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण में कितने चर होते हैं बताओ? मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, शिक्षण में कितने चर होते हैं? चर होते हैं, जल्दी से उत्तर दीजिए कि शिक्षण में चर कितने होते हैं। ये उत्तर किसका अच्छा है? कौन देंगे? जल्दी से फटाफट उत्तर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विद्यार्थी जुड़े आज और शानदार क्लास चल रही है। क्लास का आनंद लीजिएगा आप लोग, लेकिन ध्यान रहे पढ़ाई सबसे ज्यादा क्या करना है, सबसे बेहतरीन आपको पढ़ाई। तो कईयों को उत्तर आते हैं सर शिक्षण के चर 3 होते हैं। पहला चर कौन सा होता है? जैसे हम कहें कि सबसे पहले विद्यार्थी। विद्यार्थी कैसा चर है प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताओ, ये रीट में सवाल पूछा गया। दूसरा शिक्षक, और तीसरा चर है उसको हम कहते हैं कैसा? पाठ्यक्रम। ये बीएड के पीटीटी के एग्जाम में खूब बार पूछा गया। शिक्षक, पाठ्यक्रम। विद्यार्थी कैसा चर है? विद्यार्थी है आश्रित चर, नोट कर देना आप लोग, है ना। शिक्षक कैसा है? शिक्षक स्वतंत्र चर है। और पाठ्यक्रम कैसा है? मध्यस्थ चर है। कैसा? पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। तो ये 3 प्रकार के वेरिएबल होते हैं, और इसके आधार पर सवाल पिछली बार विद्यार्थी का पूछा था कैसा है? आश्रित है, हो सकता है शिक्षक का पूछ ले स्वतंत्र है, पाठ्यक्रम पूछे तो किसका? मध्यस्थ है। अब वर्तमान का शिक्षा केंद्रित है किस पर? विद्यार्थी पर है। शिक्षक किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। पाठ्यक्रम किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी है? कला और विज्ञान दोनों है। बालक के अधिगम के लिए, अधिगम शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। अधिगम का मतलब होता है बराबर सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि क्या करना? लर्निंग करना। तो अधिगम और शिक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, शिक्षण का मतलब होता है सिखाना। क्या करना है? सिखाना है।
तो बालक के अधिगम के में से कौन सी क्रिया सबसे ज्यादा योगदान देती है सीखने में? सबसे ज्यादा देखकर सीखना, याद कर सीखना, सुनकर सीखना या फिर करके सीखना? तो लर्निंग बाय कैसी है? डूइंग। मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना सबसे बेस्ट होता है, इससे अच्छा सीखने का कोई तरीका नहीं है। और ये करके सीखने का जो मेथड है सबसे पहले ये किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया। ये सबसे पहले इन्होंने बताया था करके सीखना स्थायी सीखना है। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है। सभी